पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे देवपाल राणा देश की सेवा करते करते जरायम की दुनिया में कूद पड़ा और एक खूंखार अपराधी बन चुका था। जुर्म के सारे उसने राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए, लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया का अंत अच्छा नहीं होता। देवपाल राणा ने सोचा कि राजनीति में जाने के बाद वो अपने अतीत को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋषिपाल राणा के सामने मिली चुनावी हार के बाद देवपाल की राजनीति में जाने की भूख और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन राजनीति में जाने के बाद भी जरायम की दुनिया ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। देवपाल की राजनीतिक दुनिया की बात करें तो वो राजनीति की दुनिया में कदम रखकर सफेद लिबास ओढ़ना चाहता था, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था कि राजनीति की दुनिया जुर्म की दुनिया से भी खतरनाक हो सकती है। ऋषिपाल राणा से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उसे भारी पड़ गई। इस चुनावी हार के बाद देवपाल और ऋषिपाल राणा में आपस में ठन चुकी थी। इसी बीच देवपाल राणा को क्या सुनील राठी गैंग के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के काम में हाथ आजमा रहा था। राठी गैंग के साथ उसके काम को लेकर यह कहा जाने लगा कि राठी गैंग का प्रॉपर्टी का सारा कारोबार देवपाल राणा ही मैनेज करता है। इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा से दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा बताया जाता है कि जमीनी विवाद के चलते जीवा और देवपाल में कई बार गैंगवार हुई और गोलियां चली, लेकिन इस गैंग वॉर में देवपाल राणा बार बार बच जाता। इतनी बार आमना सामना होने के बाद देवपाल राणा और जीवा की दुश्मनी और गहरी होती जा रही थी। जीवा देवपाल राणा से ऋषिपाल राणा की ठनी को भी जानता था। इसी का फायदा उठाकर जीवा अपनी दुश्मनी देवपाल राणा से निकालने का मौका ढूंढने लगा। राठी गैंग और जीवा गैंग के जमीनी विवादों के चलते कई बार जीवा ने देवपाल राणा को मारने की कोशिश भी की, लेकिन जीवा हर बार नाकाम हो जाता। राठी गैंग और जीवा गैंग की आपसी दुश्मनी का अहम कारण देवपाल राणा भी रहा, क्योंकि जीवा गैंग का प्रॉपर्टी में खासा दखल था और देवपाल राणा राठी गैंग के प्रॉपर्टी के काम को मैनेज करता था, तो उसे अक्सर जीवा गैंग के साथ उसकी ठनी रहती थी। दोनों के बीच गैंग वॉर का सिलसिला कई सालों तक चलने के बाद एक दिन देवपाल राणा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तारीख 14 फरवरी 2017। ये वो दिन था जब पुलिस फरार चल रहे कुख्यात देवपाल राणा को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। पुलिस ने देवपाल राणा की गिरफ्तारी 2014 में रुड़की उपकारागार में हुई गैंग वॉर के मामले में की थी। देवपाल इस गैंग वॉर के बाद से लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पाकर उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने देवपाल राणा को 14 फरवरी को कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से गिरफ्तार किया। इसके बाद से देवपाल राणा रुड़की जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था, लेकिन जेल जाने के बाद भी ऋषिपाल राणा और चीनू पंडित ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जेल के अंदर भी कई बार देवपाल पर हमले किए गए और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। देवपाल राणा बहुत ही शातिर बदमाश था। उसने गिरफ्तारी के महज 4 दिन बाद 18 फरवरी 2017 को अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में उसने बताया कि ऋषिपाल राणा और कुख्यात चीनू पंडित उससे दुश्मनी रखते हैं। वो पुलिस अभिरक्षा के दौरान उसकी हत्या कर सकते हैं। उसे पेशी पर जाते समय जान का खतरा है, इसलिए उसे ज्यादा सुरक्षा घेरे और वाहन में पेशी पर लाया जाए। इसके बाद 9 मार्च को देवपाल राणा ने हत्या की आशंका जताते हुए 10 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में पेशी पर ले जाने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि देवपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाए। इसी बीच 23 अक्टूबर को देवपाल राणा ने एक बार फिर अदालत में प्रार्थना पत्र डाला, जिसमें उसने बताया कि पुलिस अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही, उसकी जान को लगातार खतरा है, लेकिन पुलिस पेशी पर लापरवाही बरत रही है। तारीख 20 नवंबर 2017। ये वो दिन था जब देवपाल राणा को रुड़की रामनगर कोर्ट में पेशी पर लाया जाना था। ऐसे दिन पर मौके का फायदा उठाने वाले जीवा गैंग ने देवपाल राणा को जान से मारने का मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। पुलिस सोमवार दोपहर के वक्त जैसे ही देवपाल को जेल से कचहरी में पेशी पर लेकर आई, तभी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 3 हमलावरों ने देवपाल राणा को गोलियों से भून दिया। गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई और देवपाल राणा ढेर हो गया। पुलिस आनंद फानन में देवपाल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस हत्या से कानून पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। इस मामले में परिजनों ने भी 16 दिसंबर को अदालत से सभी प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति लेकर डीआईजी से कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का कहना था कि फरवरी से लेकर 23 अक्टूबर तक देवपाल 3 बार अदालत में प्रार्थना पत्र दे चुका था। इसमें उसने ऋषिपाल राणा
और चीनू पंडित से अपनी जान का खतरा बताया था। अदालत ने सुरक्षा मानकों को पूरा करने के आदेश पुलिस को दिए थे। इसके बावजूद भी उसकी हत्या हो गई। देवपाल की हत्या को ऋषिपाल राणा के साथ जीवा गैंग से भी जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि जमीनी विवादों को लेकर देवपाल और जीवा कई बार आमने सामने आ चुके थे। लेकिन कुछ इसे पुलिस की मिलीभगत बताते हैं। कानून पर उठाए गए सवालों में यह भी अहम था कि अगर देवपाल के हाथ में हथकड़ी होती तो शायद वो हमलावरों से बच जाता। बताया जाता है कि जिस समय देवपाल को पेशी के लिए रामनगर कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया, देवपाल के हाथ में हथकड़ी नहीं थी और घटना के दौरान उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मी भी तितर बितर थे। ऐसे में अगर हथकड़ी होती तो उस हथकड़ी को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी कहीं न कहीं उसे बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करते। वहीं पुलिस का कहना था कि बड़े अपराधियों को बिना हथकड़ी के पेशी पर लाया जाता है, जबकि छोटे अपराधियों को बाकायदा हथकड़ी पहनाकर लाया जाता है। उस दिन यही हुआ और हथकड़ी का ना होना देवपाल राणा की मौत का एक बड़ा कारण माना जाता रहा। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर और बड़ा क्यों न हो, वो एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर काटता है। देवपाल राणा पुलिस की गोली से तो बच गया, लेकिन उसके कर्मों ने उसे ऐसी मौत दी जैसे उसने कभी खुद किसी और को दी थी।